नमस्कार। आज का हमारा विषय है विभाजन की त्रासदी का लोकधर्मी नाटक सांग कम्मो कैलाश। भारत जब आज़ाद हुआ तो अनेक प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठन भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की आज़ादी का जश्न मना रहा था। बात खुशियां मनाने की थी भी, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की पराधीनता से भारत को मुक्ति मिली थी। लेकिन इस मुक्ति ने हमें एक कष्ट भी दिया था, और वो कष्ट था भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण। जब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज़ादी के जश्न में लीन था, तो वहीं कुछ सहृदय कलाकारों के हृदय में उस विभाजन की टीस भी थी। और ऐसे ही एक सहृदय कलाकार थे पंडित रामकिशन व्यास। उन्होंने विभाजन की त्रासदी का एक ऐसा सच्चा चित्र सांग के रूप में चित्रित किया, जिससे उनके हृदय में व्याप्त विभाजन की त्रासदी का जो दुख है, जो उनकी अनुभूति है, वो प्रकट होती है। सांग कम्मो कैलाश में विभाजन की त्रासदी के साथ साथ उन्होंने एक नई बात कही, और वो बात है विभाजन का दोषी कौन है, विभाजन का गुनाहगार कौन है। तत्कालीन अनेक सांगियों ने, अनेक साहित्यकारों ने, अनेक लेखकों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने अपने ढंग से विभाजन की त्रासदी के चित्र को चित्रित किया। व्यास जी ने अपने चिंतन के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए विभाजन का गुनाहगार विंस्टन चर्चिल को माना। भारत विभाजन को लेकर के जितना भी लेखन हुआ, उस लेखन में या तो कट्टरवादी विचारधाराओं को या महत्वाकांक्षी नेताओं को या मुस्लिम लीग को, जिन्ना, नेहरू या नेहरू समर्थित कांग्रेस आदि को लेखकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विभाजन के कारणों में चित्रित किया। लेकिन व्यास जी एक अलग नजरिया रखते हैं। इन्होंने चर्चिल को उसका दोषी क्यों ठहराया, ये एक विचारणीय बात है। एक सहज सहृदय कलाकार, मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ा लिखा आदमी, एक लोक कलाकार एक ऐसा नजरिया रखता है और बड़े ही सपाट शब्दों में कहता है कि चर्चिल कैसा चाहिए था गोली गल्ला मरवाना, और साथ ही अपनी व्यवस्था भी जाहिर करता है कि थे नर नार गुलाम हिंद में था जब राज पुराना, बेगाना राज था, बिराना राज था, इसलिए चर्चिल को नहीं मरवा सके। आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनको या जिनकी वजह से
व्यास जी ने चर्चिल को विभाजन का गुनाहगार माना। विभाजन की त्रासदी का उल्लेख करने वाले लोक नाटकों में श्री धनपत सिंह निंदाना निवासी का लीलो चमन का सांग है। एक सांग और देखने को मिलता है मुगल पठान की, जो रामानंद आजाद मास्टर द्वारा लिखा गया, और व्यास जी का कम्मो कैलाश। मैंने लीलो चमन और कम्मो कैलाश दोनों को पढ़ा। इस प्रकार की और भी अनेक रचनाएं साहित्य में उपलब्ध हैं, इतिहास में उपलब्ध हैं, लेकिन इन लोक कलाकारों की जो संवेदना है, उस संवेदना को महसूस करने के लिए हमें विभाजन की इस त्रासदी के उस दौर से गुजरना होता है, क्योंकि ये लोक कलाकार धनपत सिंह और रामकिशन व्यास जैसे कलाकार उस त्रासदी से गुजरे हैं। इन्होंने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा, भोगा, समझा है। भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद एक मसौदा तय हुआ कि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाएं, और जो वहाँ से हिंदू भाई हिंदुस्तान में आना चाहते हैं वो वहाँ से हिंदुस्तान आ जाएं। पुलिस, सेना, व्यवस्था, तंत्र, सरकार सब अपने स्तर पर किसी न किसी प्रकार का प्रयास कर रहे थे, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए और वहाँ से यहाँ लाने के लिए। लेकिन इस आवाजाही के चक्र में जो कुछ हुआ था उसे हम कभी भुला नहीं पाते हैं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम भाइयों के साथ और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हजारों लाखों लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। उस मारकाट को किसी भी तरह से सरकार ने सेना की मदद से, पुलिस की मदद से, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह से उस पर अंकुश लगाया, उसे रोका। अनेक तरह की समझौते और संधियां दोनों देशों के बीच में हुई, लेकिन जो एक सामान्य समाज है उसके अंदर जो उस मारकाट से एक भय का, एक आतंक का, एक नफरत का जो एक माहौल पैदा हुआ था, उस वातावरण को, उस माहौल को, उस परिवेश को इन धनपत सिंह और रामकिशन व्यास जैसे लोक कलाकारों ने अपनी लोकधर्मी कलाओं के माध्यम से, लोकधर्मी नाटकों के माध्यम से उनके बीच जो रोटी बेटी का संबंध था, जो एक गली मोहल्ले में घर के साथ घर रहने वाले लोगों में आपसी जो सद्भाव था, उनके जो दैनिक क्रियाकलाप रोज एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, उन संबंधों का चित्रण अपनी रचनाओं में करके आम समाज में ये स्थापना करने का प्रयास इन्होंने किया कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदायों में परस्पर भाईचारा, सद्भावना और अपने आप को एक ही समाज का हिस्सा मानने वाले लोग ये कैसे प्यार प्रेम से रह सकें। इस तरह के उद्देश्यों को लेकर के लीलो चमन और कम्मो कैलाश जैसे लोकधर्मी नाटकों की रचना हुई। इन नाटकों के कथानक अलग अलग लेखकीय दृष्टि होने के कारण
अलग अलग हो सकते हैं, पात्रों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इन प्रेम कहानियों का उल्लेख इन्होंने जिस तरीके से किया है उसमें पंडित रामकिशन व्यास जी को मैं एक अलग दृष्टिकोण से संपन्न लोक कवि इसलिए मानता हूं कि सांग कम्मो कैलाश का जो कथानक है उसमें आरंभ से ही ये हिंदू मुसलमानों के प्यार प्रेम की बात करते हैं, उनके लेन देन की बात करते हैं। कम्मो एक मुस्लिम लड़की है, कैलाश एक हिंदू का लड़का है। कम्मो एक गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की है, नूरा दे उसकी माता का नाम है। वो कम्मो के पिता के दोस्त हैं, एक हिंदू परिवार के व्यापारी हैं लखी सेठ। कम्मो की शादी के लिए उनसे धन उधार लेती है। इस प्रकार का प्रसंग है। सांग कम्मो कैलाश के आरंभ में पंडित रामकिशन व्यास इस तरह से सांग की शुरुआत करते हैं कि पूरे ताने बाने का परिचय प्रारंभिक उन पंक्तियों में ही देते हैं। अमृतसर पंजाब में हुए अहमद खां पठान, नूरा देगर नार थी, हुई कम्मो सुता जवान, हुई कम्मो सुता जवान, सजनो आ बाबल घरा कुंवारी थी। लखी सेठ के संग में अहमद खां की यारी थी। कम्मो हुई जवान तो नूरा न हुई चिंता भारी थी। नूरा दे लखी सेठ से लाई पूंजी मांग उधारी थी। वो पूंजी उधारी लाती है उसकी शादी के लिए, और उसकी पूंजी, उस पैसे को कुछ चोर लुटेरे उससे छीन कर ले जाते हैं। कैलाश उसकी मदद करता है। उस बुढ़िया को, कम्मो की माँ को, कम्मो के घर छोड़ता है। वहीं पर कम्मो और कैलाश की मुलाकात होती है, दोनों में वार्तालाप होता है और वो वार्तालाप प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। यहाँ से शुरू होती है कम्मो कैलाश की प्रेम कहानी। जब कैलाश के इस प्रेम का कैलाश के घर वालों को पता लगता है तो वो बहुत नाराज होते हैं, डांटते हैं, कैलाश को घर से निकाल देते हैं। कैलाश अपनी पढ़ाई जारी रखता है और कम्मो से मिलना जुलना भी जारी रखता है। इसी दौरान घटना आती है भारत विभाजन की। कम्मो और कम्मो की माता दोनों को भारत से पाकिस्तान जाना पड़ता है। कैलाश यहीं रह जाता है। ये जो दृश्य है, ये दृश्य और इस दृश्य के निर्माण का दृष्टिकोण और चिंतन जो व्यास जी का है, भारत बंटवारे से संबंधित, ये दृष्टिकोण अलग है। ये दृश्य व्यास जी को अन्य लोक कवियों से अलग खड़ा करता है। जब पुलिस द्वारा कम्मो को पाकिस्तान ले जाया जाता है, जैसा कि दोनों देशों की सरकारों ने जो समझौता किया था कि यहाँ के मुसलमान जो वहाँ जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ की सरकार करेगी, और जो वहाँ से आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था वहाँ की सरकार करेगी। इस प्रकार का एक मसौदा था, एक समझौता था। तो रफ़ी दरोगा नाम का एक कैरेक्टर व्यास जी सांग में लेकर आते हैं, जो कम्मो को पाकिस्तान चलने के लिए कहता है, लेकिन कम्मो जाना नहीं चाहती। मजबूरन भी जाना पड़ा था लोगों को, ये भी एक सच्चाई है। कम्मो का प्रेम हिंदुस्तान के साथ है, कैलाश के साथ है, वो यहाँ रहना चाहती है, लेकिन पुलिस उसे ज़बरदस्ती ले जाना चाहती है। तो उनके जो संवाद हैं उसमें देखिए कैसे चित्रित करते हैं व्यास जी। कम्मो कहती है, पाकिस्तान नहीं चालू क्यों सहम करो धिंगताना, और वो पुलिस दरोगा कहता है, अमृतसर में रह नहीं सकती तने पड़े लाजमी जाना। अमृतसर में से जाने का मेरा कति विचार नहीं से, हिंद देश में रहने की कम्मो हकदार नहीं से। कौन काट दे हिंद देश में कि मेरा घर बार नहीं से, पाकिस्तान बिना तेरी आड़े बिल्कुल ठार नहीं से। कित का पाकिस्तान बना मेरा छुट गया नहाना खाना, क्यों पछतावे कम्मो गया वक्त हाथ नहीं आना। इस प्रकार से कम्मो उस दरोगा को मना करती है और वो ज़बरदस्ती करता है। इस प्रसंग में व्यास जी ने कम्मो का जो भारत प्रेम चित्रित किया है और पाकिस्तान न जाने की इच्छा जाहिर की है, यहाँ पर वो उन सामान्य लोगों की वेदना का ही चित्रांकन कर रहे हैं जिनके साथ इस बंटवारे में अन्याय हुआ, जिनको पीड़ा भोगनी पड़ी।
इसी गीत में व्यास जी आगे लिखते हैं, कौन शख्स था भारत का जो पाकिस्तान बना गया, लंदन का था चालबाज चर्चिल बेईमान बना गया, हिंदू मुस्लिम लड़ मर गए काफ़ी नुकसान बना गया, हिंदू मुस्लिम के वो रद्दो बदल मकान बना गया, चर्चिल कैसा चाहिए था गोली गैला मरवाना, थे नरनार गुलाम हिंद में था जबराज बिराना। ये देखिए सीधे सीधे चर्चिल को इसका दोष दे दिया कि उसने ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाई। आपस के माँ फूट पड़ी प्यारा के प्यार टूट गए, फूट खिंडा लंदन वाले भारत में बाहर लूट गए। ये भी एक सर्वमान्य तथ्य है, सत्य है कि अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और भारत को अनेक वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। आपस के माँ फूट पड़ी प्यारियां के प्यार टूट गए, फूट खिंडा लंदन वाले भारत में बाहर लूट गए, पाकिस्तान हिंद में अब कौन से हकदार छूट गए, पाकिस्तान में जिन्ना हिंद में वीर जवार उठ गए, पाकिस्तान वालों ने चाहिए हिंद से मेल मिलाना, जुग पाटे से शार मरे सब जाना याना शाना। बिल्कुल साफ कहते हैं व्यास जी कि दोनों के मन भेद हो गए हैं और जब मन में कड़वाहट होती है तो मिलन असंभव होता है। लेकिन साथ में सलाह देते हैं कि पाकिस्तान और हिंद को मिलजुल कर रहना चाहिए। कमो कहती है दरोगा जी मैं बुझूं कैसा पाकिस्तान वहाँ है, और दरोगा जी कहते हैं मिस्टर जिन्ना नवाब ब्यास कहे मुसलमान वहाँ हैं, राम किशन नारनूंदी एक ऐसा खान और पान वहाँ है, गेहूं चावल की खान नून संध्या की खान वहाँ है, कौन जगह पर छोड़ोगे मन चाहिए पता बताना, 6 नंबर तंबू लाहौर में होगा तेरा ठिकाना। इस प्रकार यहाँ से मुसलमानों को ले जाकर के वहाँ तंबुओं में ठहराया जाता था। तो ये जो उल्लेख है और इसमें चर्चिल का जिक्र है, फूट डालो राज करो की नीति का जिक्र है, ये दोनों बातें व्यास जी को अन्य लोक कलाकारों से, विभाजन का चित्रण करने वाले जो रचनाएं हैं उनसे और उन रचनाकारों से व्यास जी को एक अलग नजरिए का लोक कवि सिद्ध करती हैं। अब कम्मों ने जिस तरह से पुलिस के साथ संवाद करके ये जान लिया कि उसे कहाँ रहना होगा, तो वो कैलाश को एक पत्र लिखकर अपने जाने की सूचना दे देती है। और जब कैलाश को इस पत्र का पता लगता है तो वो कहता है पढ़ परवाना कम्मों का, कैलाश पढ़ परवाना कम्मों का। किस तरह से कम्मों अपना उल्लेख करती है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुझे कहाँ पर आना है। पढ़ परवाना कम्मों का तू चल आइए पाकिस्तान, 6 नंबर तंबू लाहौर में यो कम्मों का पता निशान। आज तेरे तय होया बिछोड़ा था मेरा दाना पानी थोड़ा, सारस कैसा पाटा जोड़ा तड़फ तड़फ खोनी सा जान, तेरा मेरा के बेरा कब जोग मिलावेगा भगवान। मैं नारी सु नरम सुभा की नाम ने बात लको कर राखी, सारी दुनिया करे चला के वृद्ध गाबरू के नादान, गरज यार कोई मर्ज यार सब देखा मतलब का जहान। प्रेमी पूरा प्रण पुगाइए तू मत ना मन में घबराइए, राम किशन तू चाल आइए कर चले सु तना ऐलान। इस प्रकार का एक आह्वान देकर जाती है और ये आह्वान कैलाश को पाकिस्तान जाने पर विवश कर देता है। जब कैलाश को इस बात का पता लगता है, कैसे उल्लेख करते हैं व्यास जी उस बात का कि पढ़ परवाना कम्मों का कैलाश कवर का नक्शा जड़ गया, कितका पाकिस्तान बनाए जिंदगी भर का रास्ता छिड़ गया। कम्मो गैल हुई जबरदस्ती वाह गई रोती ना गई हंसती, सारी प्रजा सुख से बसती मेरे लेखे देश उजड़ गया। चिट्ठी में पता पूरा करगी कम्मो भार मेरे सिर दरगी, कम्मो पाकिस्तान डिगरगी सारे शहर में रुका पड़ गया। डुबो हिंद ने गए ईसाई, हिंदू मुस्लिम में फूट खिंडाई। व्यास जी बार बार उल्लेख करते हैं कि हिंदू मुसलमानों में फूट डाल करके अंग्रेजों ने भारत का विनाश करना चाहा। डुबो हिंद ने गए ईसाई, हिंदू मुस्लिम में फूट खिंडाई, किते मर्द और किते लुगाई लड़े लड़ाई देश बिगड़ गया। पूरे देश में जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ अंग्रेज़ों की हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की नीति की वजह से। तो कैलाश किस तरह से लाहौर पहुंचता है,
राम किशन में जा बंठन के बात का मुँह की आऊँ सुन के, मुस्लिम बन के जालंधर के जत्थे में कैलाश बढ़ गया। मुसलमान का वेश धारण करके कैलाश उस जगह पहुंचा जहां पर कम्मो थी। कितने कष्ट उठाए होंगे, किस तरह से उस कम्मो को मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसे हिंदुस्तान वापस लाने के लिए। आजकल अनेक फिल्मों में इन बातों का जिक्र हम पिछले 10-15 साल से जो फिल्में बनाई जा रही हैं उनमें, जैसे गदर एक फिल्म आई थी, उल्लेख है, बंटवारे का चित्र है। रिफ्यूजी एक मूवी देखी होगी, उसमें भी बंटवारे का जिक्र है। लेकिन इस बंटवारे की पृष्ठभूमि में इस बंटवारे का गुनाहगार चर्चिल को बताना, ये व्यास जी का कौन सा दृष्टिकोण था, ये एक चर्चा का विषय है, अनुसंधान का विषय है। इस पर अध्ययन होना चाहिए, इस बात को लेकर के इस सांग का अनुशीलन होना चाहिए, व्यास जी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने एक पुस्तक लिखी थी, विभाजन की त्रासदी का लोकधर्मी नाटक सांग कम्मो कैलाश, और उसकी चर्चा कि किस प्रकार व्यास जी विभाजन की त्रासदी के इस लोकधर्मी नाटक में चर्चिल को विभाजन का गुनाहगार मानते हैं, वो समझने की बात है। उसको कैसे समझा जाए, तो इसको समझने के लिए हमने इस सांग की पृष्ठभूमि की चर्चा कर ली है कि किस तरह से इसमें बंटवारा और इसमें किस प्रकार इस में चर्चिल का उल्लेख, ये सब व्यास जी ने किया। हमें यहाँ समझना होगा कि भारत की आज़ादी से पहले चर्चिल की भूमिका क्या रही। चर्चिल एक ड्यूक परिवार में 30 नवंबर 1874 में पैदा हुआ था। एक राजनेता था, एक सेना अधिकारी के रूप में भी उसने काम किया, एक लेखक के रूप में काम किया और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। जब वो प्रधानमंत्री था तो उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी। भारत विभाजन के मूल में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, महत्वाकांक्षी मुस्लिम समुदाय, अपने अस्तित्व एवं सत्ता सुख और स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के निर्माण की महत्वाकांक्षा आदि जिन बिंदुओं को देखा व समझा जाता है, वस्तुतः उन सभी के पीछे मुस्लिम लीग है। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम से 1906 में इस संगठन की स्थापना की गई। यह कदम मुसलमानों के शिक्षित, स्वार्थी और प्रतिक्रियावादी एवं मुस्लिम जमींदारों के उच्च वर्ग द्वारा उठाया गया था। इस वर्ग को तत्कालीन जो अंग्रेज भारत पर डोमिनेट करते थे, जो वो इस वर्ग को एक विशेष हवा दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे। उसके पीछे वजह केवल एक ही थी कि वो भारत के समुदाय को दो हिस्सों में बांट देना चाहते थे, दो फाड़ करना चाहते थे भारत के समाज को। जो आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, हम एक मंच पर ना रहें, हम दो अलग अलग समुदायों में बट जाएं। इसलिए चर्चिल और उसका जो शासकीय तंत्र था, वो इस मुस्लिम लीग नामक एक संगठन को विशेष समर्थन देता था। और उस समर्थन में उसके पीछे उनकी एक भूमिका रहती थी कि मुस्लिम समुदाय के जो विशेष हित हैं, वो भारतीय राजनेताओं के चिंतन की दृष्टि में नहीं है। उनका संरक्षण हम का अभिप्राय, वो गोरों की, अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था थी, वो ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार की भावना के साथ वे इस लीग स्थापना में मुसलमानों के कल्याण को दोहरा रहे थे। कौन? अंग्रेज।
कि हम तुम्हारा कल्याण करेंगे लीग की स्थापना के माध्यम से, लेकिन वास्तव में वे भारत को बांटने का, तोड़ने का, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे थे। इस नीति और मंशा को उस वक्त बहुत ठेस पहुंची जब 1916 में अंग्रेज़ों की जो ये नीति थी, इसको ठेस पहुंची 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, और वहाँ हमारे तिलक आदि नेता जो कांग्रेस के नेता थे वो और लीग के जो नेता थे उनके बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल बन गया, विश्वास बहाल हुआ। इसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। भले ही यह समझौता दोनों समुदायों की मूल धारणाओं की भिन्नता को एकता में नहीं बदल सका, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के सामने देश के दो बड़े राजनीतिक संगठन एक साथ एक मंच पर आ गए थे। इससे अंग्रेजी तंत्र थोड़ा सा और सचेत हुआ, उसे झटका लगा, और सन 1928 में भारत ने जो आंदोलन किए, अनेक तब तक आंदोलन हुए, एक विशेष अधिवेशन के तहत कई मांगे मनवाई, कई मांगे ठुकराई, ये सब राजनीतिक उठापटक चलती रही। लेकिन अंग्रेज़ों की तथाकथित सुधारों की नीति और दमन का अपना चेहरा नंगा हो गया, क्योंकि तब तक जलियांवाला बाग का कांड सामने आ चुका था, लाजपत राय की हत्या का षड्यंत्र सामने आ चुका था। अब बात यह है कि इतना दमन चक्र अंग्रेज़ों का चल रहा था, और उस दौरान चर्चिल की जो भारत के प्रति सोच थी वो क्या थी। चर्चिल स्टेट वार के सेक्रेटरी के पद पर था। उसके मन में भारत और उसके नागरिकों के प्रति बहुत नफरत थी। वो गांधी जी समेत पूरे भारत को भूखा मरता देखना चाहते थे। सन 1929 में जब वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को स्वराज देने की सलाह दी तो चर्चिल ने इस सलाह का जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि वो भारत को अपने साम्राज्यवाद के विस्तार का एक ऐसा क्षेत्र मानते थे कि यहाँ बहुत इनको गुलाम बना करके रखो और अपना साम्राज्य का विस्तार करो, अपने व्यापार का विस्तार करो। इस तरह की सोच वो रखते थे। चर्चिल ने अपने साम्राज्यवादी भाषणों में अनेक बार भारत के स्वराज का विरोध किया। वे भारत को ब्रिटेन के विकास के लिए अपना बाजार समझते थे। चर्चिल का मानना था कि यदि ब्रिटेन के लिए भारतीय बाजार बंद हो गया तो हमारे लिए आर्थिक संकट के साथ साथ सत्ता का संकट भी आ जाएगा। अपने साम्राज्य के विकास के लिए भारत को एक संसाधन समझते थे वो। उन्होंने कहा था कि चर्चिल अपोज्ड मोहनदास Gandhi's peaceful civil disobedience revolt and the Indian independence movement in the 1930s, arguing that the Round Table Conference was a frightful prospect. Later reports indicated that Churchill favored later Gandhi die if he went on a hunger strike. इस प्रकार की अनेक बातें आप विकिपीडिया पर या और अन्य जो इतिहास में सूचनाएं प्राप्त हैं वहाँ से हम रेफर कर सकते हैं कि चर्चिल इस प्रकार की धारणा भारत के प्रति रखता था। वो भारत की आज़ादी या भारत को एकता के सूत्र में बंधे रहने के 100% खिलाफ था, विरोधी था। 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तब उसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली सभी ताकतों का विरोध किया, हिंदू मुसलमानों में मतभेद पैदा किया, मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, देश में सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया। इस संदर्भ में जब मार्च 1941 में एमरे ने मुस्लिम हिंदू के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चा की तो चर्चिल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह तो अच्छी बात है, उनकी बढ़ती दूरियां ब्रिटिश को भारत में और अधिक समय तक रहने में सहायता करेगी। चर्चिल भारतीयों से नफरत करता था। वह हिंदुत्व को, भारतीयता को पशुत्व और भक्षक की श्रेणी में गिनता था। उन्हें पिछड़ा हुआ और गुलाम बनाए रखना चाहता था। इसीलिए चर्चिल की इस प्रकार की सोच की वजह से पंडित रामकिशन व्यास का दृष्टिकोण चर्चिल के प्रति आक्रोश से भर गया था।
चर्चिल ने भारत के सर्वनाश की जो बात अपने मन में समा रखी थी, रामकृष्ण व्यास जैसे सहृदय कलाकार उसकी इस सोच को महसूस कर रहे थे। तत्कालीन सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, समाज के हालातों को देखते हुए, निश्चित रूप से ऐसे निर्दयी भाव रखने वाले राजनेता के प्रति व्यास जी का यही नज़रिया हो सकता है। इसीलिए उन्होंने चर्चिल के बारे में कहा कि चर्चिल कैसा चाहिए था गोली गेल्या मरवाना। यहाँ पर व्यास जी उसकी हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको उसके अपराधों की सजा देने की बात कर रहे हैं। वो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि चर्चिल ने जितने अपराध किए हैं भारत और भारत की जनता के प्रति, उसका जो नज़रिया है वो एक बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अपनी विवशता को जाहिर करते हैं व्यास जी कि थे नरनार गुलाम हिंद में, था जिबराज बिराना। अब बेगाना राज है, बेगाना तंत्र है, बेगानी कानून व्यवस्था है, तो वो चर्चिल को मृत्युदंड कैसे दिला सकते थे। लेकिन उन्होंने चर्चिल के प्रति आक्रोश व्यक्त किया और हिंदू मुस्लिम में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया सांकम्मु कैलाश के माध्यम से। इस नज़रिए की वजह से भारत बंटवारे का गुनाहगार चर्चिल को व्यास जी ने माना। तिलक आदि नेताओं के प्रयासों से जिस मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के मध्य कुछ सामंजस्य स्थापित हुआ, भाईचारा और सद्भावना हिंदू मुसलमानों में बनी, उसको चर्चिल ने भारत से बाहर रहकर ऐसी नीतियां बनाई कि चर्चिल उन सब नीतियों, उस हिंदू मुसलमानों के बीच जो सद्भावना और भाईचारा था उसको कमज़ोर करता रहा। इंग्लैंड से ऐसी नीति और फरमान भेजता था चर्चिल जो हिंदू मुस्लिम एकता को किसी न किसी रूप में खंडित करते थे। ये वजह थी चर्चिल के प्रति आक्रोश की। भारत की अखंडता को खंडित करने का प्रयास चर्चिल का मुख्य उद्देश्य हो गया था। जब जब भारत के महानायकों ने हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की, तब तब चर्चिल और उसके तंत्र ने इनको विभाजित करने का प्रयास किया। हम प्रत्यक्ष रूप से जिस भारत विभाजन को जानते हैं, जो व्यास जी और उनके हम उम्र तथा छोटे बड़े लोगों ने देखा, भोगा, समझा है, उस विभाजन का गुनाहगार चर्चिल है। व्यास जी ने उस प्रश्नोत्तरी शैली की रागनी में इसीलिए कहा। जब ये पूछा गया कि कौन शख्स था भारत का जो पाकिस्तान बना गया, तो व्यास जी ने साफ कहा, लंदन का था चालबाज चर्चिल, बेईमान बना गया। विभाजन का सारा दोष चर्चिल को दिया। जो विवाद मुद्दों के रूप में मुस्लिम लीग और नेहरू गांधी आदि नेताओं के बीच में रहते थे, वे अपनी प्रभुता और सुविधाओं के लिए थे, अपने अपने वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए थे। इस संघर्ष में गोरे मुस्लिम समुदाय को ऐसा संस्कार देते थे कि उनको भारतीय गैर मुस्लिम नेताओं के हाथों में अपना भविष्य असुरक्षित लगता था। 1935 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, बंगाल और असम के क्षेत्रों में मिलाकर पाकिस्तान प्रांत बनाने की जो मांग की गई थी, 1940 में वो एक अलग देश और राष्ट्र की मांग के रूप में बदल गई। वजह, वो मांग करने वाले जो लोग थे उनके पीछे अंग्रेजी तंत्र खड़ा था। 1945 का कार्यकाल चर्चिल का ब्रिटेन के प्रधान के रूप में था, जिसमें उसने भारत में अपनी सारी बुद्धि और ताकत लगा दी, जिसके कारण भारत में हिंदू और मुस्लिम दो देश नजर आने लगे। मुसलमानों को पृथक सत्ता और अस्तित्व का एहसास इस चर्चिल की कुटिल नीतियों का ही परिणाम था। आपसी विद्वेष को उसने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। मुसलमानों के प्रति संवेदना जाहिर करना, उन्हें जागरूक बनाना, ये एक दिखावा था उसका। उनके उत्थान के लिए नए कदम उठाने, ये खोखले वायदे थे उसके। लेकिन इस तरह की सारी बातों के माध्यम से होता क्या था कि आज़ादी का जो प्रश्न था वो धुंधला जाता था, वो पीछे छूट जाता था, दमन चक्र शुरू हो जाता था। दूसरा विश्व युद्ध चर्चिल के कार्यकाल में ही हुआ। संसार युद्ध की आग में जला, भयंकर नरसंहार हुआ, लेकिन चर्चिल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने सरेआम घोषणा की कि उन्हें सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि वह ब्रिटानी साम्राज्य का बंटाधार कर दे। वो ब्रिटानी साम्राज्य को भारत जैसे प्रांतों, राष्ट्रों में फूट डालकर उस साम्राज्य का, इंग्लैंड के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था।
1945 में यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, चर्चिल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन भारत में तब तक उसकी नीतियों के कारण मुस्लिम लीग उस कट्टरता तक पहुंच चुकी थी कि जिन्ना जैसे नेता अपने आप को एक राष्ट्र के प्रधान के रूप में देखने की इच्छा अपने मन में, महत्वाकांक्षा अपने अंतःकरण में पाल चुके थे। और वही हुआ भी। भारतीय संघर्ष से घबराकर जब ब्रितानी शासन सत्ता हस्तांतरण का जो मसौदा तैयार करके भारत में से गया, सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, जिसमें अक्टूबर में मुस्लिम लीग शामिल हुई, लेकिन संविधान निर्माण समिति से अलग रही। उसका यह अलगाव एक गंभीर प्रश्न था। सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था के लिए लॉर्ड लुई माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया और इसी दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भयंकर मतभेद पैदा हुआ। जिन्ना और नेहरू विवाद, गांधी जी की उपेक्षा, हिंदुत्ववादी नेताओं तथा समाजवादी दृष्टिकोण और कम्युनिज्म का प्रभाव, ये सारे फैक्टर, ये सब तत्व इस तरह खाद का काम कर रहे थे। जो बीज चर्चिल ने बोया था वो विभाजन के रूप में अंकुरित हो गया। एक समझौता योजना तैयार हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा, लेकिन उससे पहले एक और देश का निर्माण हो जाएगा, जिसका उद्घाटन 14 अगस्त 1947 को हुआ, और वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान बनने से भारत का विभाजन हुआ। इस विभाजन में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार की संवेदना की त्रासदी पंडित रामकिशन व्यास अपने लोकधर्मी नाटक, अपने सांग कम्मो कैलाश में करते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम खून के प्यासे हो गए, हजारों लोगों की हत्या हो गई, हजारों बेघर हो गए। इस त्रासदी का उल्लेख करते हुए व्यास जी कहते हैं, था मेरा दाना पानी थोड़ा, सारस कैसा पाट्या जोड़ा, तड़फ तड़फ खूनी से जान, तेरा मेरा के मेरा कब जोग मिलावेगा भगवान। ये अनेक दिलों की आवाज़ है। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ भागे फिरते थे। इसी तरह कम्मो का पाकिस्तान जाना, कैलाश का ये महसूस करना कि कित का पाकिस्तान बना, मेरे जीन रासा छिड़ गया। कैलाश का मुस्लिम वेश में लाहौर पहुंचना, फिर वहाँ से कम्मो को वापस हिंदुस्तान लेकर आना। कैलाश का ये कहना कि डुबो हिंद ने गए ईसाई, हिंदू मुस्लिम में फूट खंडाई, किते मर्द और किते लुगाई, लड़ा लड़ाई देश बिगड़ गया। इस तरह की बातें जब व्यास जी अपनी रागनियों में चित्रित करते हैं, तो ये सारे प्रसंग इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि आम आदमी बहुत बड़ी संवेदना से, पीड़ा से गुजरा था। कैलाश पाकिस्तान में पटवे का वेश धारण करके जाता है, सामान बेचता है, मनियारी का जो सामान होता है, उसमें एक पंक्ति आती है, पटवा बन के पेट काज करला से उपराड़ा भाई, छूट गया घरगाम कह रहे व्यास नारदंद वाला भाई। ये घरगाम छूट जाने की जो बात है, ये अद्भुत बात है। कितने लोगों के घर और गांव छूट गए थे, ये बहुत वेदना की बात है। ये सारा वर्णन इस बात का प्रमाण है कि वो विभाजन की त्रासदी इस सहृदय लोक कलाकार के सहृदय में, दिल में, मानस पटल पर किस तरह से अंकित हो गई थी, और उसकी वेदना ने इन्हें किस तरह से झकझोर दिया था। उसका उल्लेख, असहनीय वेदना पीड़ा, ये सांग लेकर आया। यह बंटवारा जिसका चित्रण इस सांग में किया गया है, आज तक भारत को रास नहीं आया है। इस बंटवारे की त्रासदी के संदर्भ में व्यास जी ने सांग कम्मो कैलाश की रचना की और अपने गंभीर चिंतन का परिचय देते हुए चर्चिल, जिन्ना और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को जिम्मेदार ठहराया। यह त्रासदी इतनी भयंकर थी कि आज़ादी का जश्न यह सहृदय कलाकार महसूस नहीं कर पाया। इसीलिए तो आज़ाद भारत की तस्वीर खींचने की बजाय विभाजित भारत की वेदना को उकेरा है, चित्रित किया है और इसका गुनाहगार चर्चिल को ठहराया है। ऐसे सहृदय कलाकार थे पंडित रामकिशन व्यास। धन्यवाद।